Welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. I am Dr. Ghanshyam Mishra. Today I have some MCQs relating to final account of companies which are having a great importance for those students who are preparing for intermediate, BCom, BBA, MBA, bank examinations and UGC NET, PGT, etc. These MCQs are having a great importance for the students of competitive examinations also, CA, CS, CMA, etc. तो बच्चों आज हम आपको कुछ फाइनल अकाउंट्स के MCQs लेकर के आए हैं और इन्हें बहुत ध्यान से देखें, साथ साथ में वीडियो पॉज करके अपना नोट भी करते जाएं, जो भी इसेंशियल हो, जो आपको ना आता हो। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप खुद ही आंसर दें। देखें क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू नो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ कंपनी। तो देखें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जानने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। लेकिन एज पर कंपनीज एक्ट 2013 फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू नो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस means balance sheet. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बोथ आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देयरफॉर आपका ऑप्शन होगा डी, यानी कि फर्स्ट का ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखें, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 विच अंडर विच सेक्शन फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस सेक्शन में प्रिपेयर किया जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है, याद रखिए, सेक्शन 129 में, यानी ए इज अ करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, सेल्स इज सेड। सेल्स को हम क्या कहते हैं, सेल्स क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बिल्कुल यही आंसर है आपका। सेल्स को हम क्या कहते हैं, व्हाट एवर रेवेन्यूज रिसीव्ड फ्रॉम द ऑपरेटिंग ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज, यानी बिजनेस को ऑपरेट करने में जो भी रेवेन्यू आप कलेक्ट करते हैं दैट इज इंक्लूडेड इन योर सेल्स। तो यानी आपका ऑप्शन ए होगा। ए ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखें, कॉल्सन एरियर डिडक्टेड फ्रॉम। कॉल्सन एरियर कहाँ से डिडक्ट किया जाता है, कॉल्सन एरियर कहाँ से डिडक्ट करते हैं, शेयर कैपिटल से। लेकिन कौन से शेयर कैपिटल से, सब्सक्राइब्ड कैपिटल से, कॉल्ड अप कैपिटल से, इशूड कैपिटल से, या ऑल ऑफ द अबव से। तो कहाँ से, अब देखिए, अभी आपको शेयर्स चैप्टर पढ़ाया था, शेयर्स चैप्टर के भी MCQs आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ और क्लास भी दिया है जिसमें डिफरेंट कैपिटल्स आपको एक्सप्लेन किए गए हैं। तो व्हाट एवर अमाउंट इज कॉल्ड फ्रॉम द पब्लिक इफ देयर इज समथिंग अनपेड, तो दैट अमाउंट इज सेड कॉल्सन एरियर। तो कॉल्ड अप कैपिटल से उस कॉल्सन एरियर को माइनस करने के बाद आपके पास क्या आएगी, पेड अप कैपिटल, और पेड अप कैपिटल ही बैलेंस शीट में शो की जाती है, राइट। तो आपका ऑप्शन होगा कॉल्ड अप कैपिटल यानी बी। तो कॉल्ड अप कैपिटल बी को आपको लेना है। नेक्स्ट देखें, प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ। प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ, कौन सा पार्ट बनता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है दैट इज इंक्लूडेड इन, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में हैं तो कैपिटल में ऐड कर देते हैं, और अगर आप कंपनी में हैं तो दैट इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में आप उसको ऐड करते हैं। तो ऑप्शन शुड बी बी, आपका ऑप्शन बी होना चाहिए, यानी फिफ्थ का बी। और डिवेंचर क्या होता है, आपको चैप्टर डिवेंचर में भी बताया है कि इट इज़ वन ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और आपका ऑप्शन सी है, जो गलती से लॉन्गर टर्म बोरोइंग लिख गया है, आप इसे सही कर लें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यानी सी ऑप्शन इज अ करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है एवरेज इन्वेंट्री मीन्स। एवरेज इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है, एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक
और सेकेंड है बी ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सी ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, राइट आंसर। एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, यानी सी इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज एंड डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, देखिए बोथ आर फिक्टिटियस एसेट्स। ये क्या, रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज एंड डिस्काउंट ऑन डिवेंचर विल बी सोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के किस पार्ट में शो किया जाएगा? तो लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेज, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेज, ऑल ऑफ द अबव। तो रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज एंड डिस्काउंट ऑन डिवेंचर बोथ आर, लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेज है नहीं, डेप्रिसिएशन है नहीं, एमोर्टाइजेशन है नहीं, यानी कहाँ जाना चाहिए? अदर एक्सपेंसेज में। ठीक, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन, डिविडेंड कहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है और किस पर कैलकुलेट किया जाता है? ध्यान रखें, डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन पेड अप कैपिटल। इफ एनी शेयर होल्डर डज नॉट पे द अमाउंट ऑफ कॉल्स, he will not be allowed any dividend as per company's article of association टेबल A। तो therefore हमेशा याद रखो अपने मन में कि जो जितने शेयर होल्डर्स ने पेमेंट कर दिया है वही हमारे कैपिटल के फॉर्म होते हैं, कैपिटल के पार्ट होते हैं, यानी वही हमारे शेयर होल्डर होते हैं। और अगर पैसा मांगा गया फिर भी शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं कर पाया है तो कॉल्सिनेरियर होगा और ऐसे शेयर होल्डर्स को मैं कभी भी डिविडेंड नहीं दूंगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन सी है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी। और नेक्स्ट देखें, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर क्या होता है? दिस इज वन ऑफ लॉस। तो किस टाइप का लॉस है? रेवेन्यू लॉस है ना? रेवेन्यू लॉस वो होती है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में पड़ी होती है, तो ये रेवेन्यू लॉस नहीं है। कैपिटल लॉस है, बिल्कुल कैपिटल लॉस है। रेवेन्यू लॉस, कैपिटल लॉस, रिजर्व लॉस, कैपिटल गेन, गेन तो है ही नहीं, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल गलत है। रिजर्व की लॉस नहीं है बल्कि क्या है? कैपिटल लॉस है, तो कैपिटल लॉस है तो ऑप्शन डी। और ध्यान रखें, एज पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 35 ये बताया गया है कि इफ देयर इज एनी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज और डिस्काउंट ऑन डिवेंचर तो दीज आर ट्रीटेड एज अ फिक्टिटियस एसेट्स इन द बैलेंस शीट एंड 1/5 ऑफ द टोटल फिक्टिटियस एसेट्स का 1/5 विल बी रिटर्न ऑफ एवरी ईयर इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमेशा याद रखें, अगर इसी क्वेश्चन में ही आपको पूछा जाता है कि कितना पोर्शन आपका राइट ऑफ होगा तो आपको बताना है कितना? 1/5 यानी 20%। तो दैट शुड बी रिटर्न ऑफ 20% एवरी ईयर फॉर 5 ईयर्स। दिस इज प्रोविजन। एंड नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 11। इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड इज वेयर एज आउटस्टैंडिंग सैलरी इज डैश डैश डैश। तो अब आप देखिए इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड का मतलब क्या हुआ? जो अभी एक्सपायर नहीं हुआ है। इट मीन्स इट इज प्रीपेड। ये क्या हो गया? प्रीपेड। प्रीपेड इज ऑलवेज ट्रीटेड एज एन एसेट्स इन द बैलेंस शीट। तो ये क्या होना चाहिए? एसेट्स। यानी देखिए आपका आंसर बी और डी हो सकता है। अब देखें, वेयर एज आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग क्या है? दैट इज लायबिलिटी। हमेशा याद रखो, आउटस्टैंडिंग को अगर आप डिवाइड करें तो आउट एंड स्टैंडिंग आता है। आउट मीन्स बाहर, स्टैंडिंग मीन्स खड़ा है। तो बाहर कौन खड़ा होता है? जिसको पैसा लेना होता है। तो जिसको पैसा लेना होता है यानी कि वो हमारी हमेशा लायबिलिटी होती है। तो अब आपको कौन सा आंसर देना है? यानी एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड एसेट्स है और आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी है। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए बी, यानी बी इज
करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। ASBA ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसको देख लीजिए और याद भी कर लीजिए। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट क्या है? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ये आपका ऑप्शन डी होगा ASBA। ध्यान रखो कंपनी अकाउंट्स में ही और फाइनेंस में भी इनके क्वेश्चंस ज़्यादातर आएंगे। आप ध्यान रखें ASBA का फुल फॉर्म क्या है? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। अब देखिए इनकम टैक्स प्रोविजन इज, इनकम टैक्स प्रोविजन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए प्रोविजन क्या है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, करंट लायबिलिटीज है या सब कुछ है? ठीक, तो इनकम टैक्स प्रोविजन इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड एवरी ईयर एंड पेड इन नेक्स्ट ईयर, राइट। तो प्रोविजन एक साल में बनाया जाता है, दूसरे साल पे कर दिया जाता है। तो यहाँ विद इन ईयर का भी टाइम नहीं है, एक साल के बाद का भी टाइम नहीं है पेमेंट करने के लिए, इसलिए एक साल के अंदर का जो कुछ भी प्रोविजन बनाया जाता है वो हमेशा शॉर्ट टर्म होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए ए, यानी ए आंसर इज अ करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट देखें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेटेंट एंड नो हाउ। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो, पेटेंट हो, नो हाउ हो, नो हाउ है। आर एग्जाम्पल ऑफ, कौन सा एग्जाम्पल है? दे आर इनटेंजिबल एसेट्स, कौन से हैं एग्जाम्पल? इनटेंजिबल है। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी यूज्ड, राइट। और इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिन्हें ना हम टच कर सकते हैं, ना हम उन्हें देख सकते हैं, ना मैं अपने हाथ से उसे यूज कर सकता हूँ, राइट। तो इनटेंजिबल एसेट्स यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर में पड़ता है, पेटेंट है, नो हाउ है, लाइसेंस है, ये सभी चीज़ें आपकी क्या होती हैं? इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। तो इंटेंजिबल एसेट्स having a importance for the business but they can't be seen, but they can't be touched. Next देखें शेयर्स एंड डिवेंचर्स ऑफ अदर कंपनी परचेज्ड विल बी। तो जो जब हम किसी भी शेयर्स और डिवेंचर्स को, दूसरे कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर्स को एक्वायर करते हैं, खरीदते हैं, तो हमारे लिए क्या बन जाता है? इन्वेस्टमेंट, ठीक। जब हमारे शेयर्स और डिवेंचर्स दूसरे व्यक्ति खरीदते हैं, पब्लिक खरीदती है, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है और हमारा कैपिटल फॉर्म करती है या लोन फॉर्म करती है, बोरोइंग फॉर्म करती है। लेकिन जब शेयर्स और डिवेंचर्स मैं खरीदता हूँ तो हमारे लिए क्या हो जाता है? एसेट्स बन जाती है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? एसेट्स होगी और इन्वेस्टमेंट होगा। तो इन्वेस्टमेंट सी, आपका ऑप्शन होगा सी, यानी 15th का सी। कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ? कैपिटल रिजर्व, ठीक। कैपिटल प्रॉफिट, तो कैपिटल रेवेन्यू इज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है? रेवेन्यू रिजर्व का? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रॉफिट ऑन बिजनेस? बिल्कुल नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस? हाँ, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर रेवेन्यू रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, या कैपिटल की कोई भी प्रॉफिट हो, रेवेन्यू की कोई भी प्रॉफिट हो, इनको हम रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट बना देते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस में ही हेल्ड होती है, दिस इज अ हेडिंग, और इसके अंदर हमारी कैपिटल रिजर्व आएगी। तो आपका कौन सा आंसर होगा? सी, यानी 16th का सी। फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? लैंड बाय प्रॉपर्टी डीलर। देखिए प्रॉपर्टी डीलर है वो लैंड खरीदता है और बेचता है, या लैंड खरीदता है, बिल्डिंग बनाता है, फिर बेच देता है। तो ऐसे कंडीशन में उसने लैंड खरीदा है बेचने के लिए, तो दैट इज गुड्स, नॉट अ फिक्स्ड एसेट्स। मशीनरी बाय मशीन सप्लायर, ये भी इसके लिए गुड्स हो गई। कंप्यूटर बाय सॉफ्टवेयर डेवलपर, रुकिए यहाँ पर एक सेकेंड के लिए। फिर मोटर कार बी द डीलर, मोटर डीलर्स जो मोटर कार रखे हैं वो भी एसेट्स नहीं है, वो उनके लिए गुड्स है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर बाय सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर कंप्यूटर के माध्यम से अपने यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलप करता है,
ठीक है। तो कंप्यूटर के माध्यम से, यानी कंप्यूटर क्या है, उसकी एसेट्स है, उसके बेसिस पर वो अपनी प्रॉफिट जनरेट करता है, राइट। तो जिस एसेट्स वो होती है जो हमारे पास हेल्ड हो, मैं उसे यूज करता हूँ, ठीक। और अगर एसेट्स हमारे पास रखी है दैट फॉर सेल टू अदर पर्सन, तो हमारे लिए एसेट्स नहीं है बल्कि मेरे लिए गुड्स होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा सी। तो सी ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी। देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, सही क्या नहीं है। तो पहले तो ये देखो सही क्या है। जब आपको ये पता चलेगा सही क्या है तभी सही नहीं है वो पता चलेगा। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज करेक्ट आंसर, फिर उसके बाद तभी आप इनकरेक्ट के लिए सोच पाएंगे। देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेज माइनस करेंट एसेट्स। तो प्रीपेड एक्सपेंसेज माइनस करेंट एसेट्स ये कभी अभी तक देखा ही नहीं है, बहुत गलत ऑप्शन है ये। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज माइनस करेंट लायबिलिटीज है। अनएक्रूड इनकम करेंट लायबिलिटीज होती है। एक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो मैंने काम कर लिया लेकिन अभी मिला नहीं है, यानी इन द वर्क हैज बीन अकॉम्प्लिश्ड बाय मी बट द फाइनल पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड, राइट। तो इनकम अभी मिली नहीं तो दैट वुड बी गेन्ड इन फ्यूचर, वो हमें रिसीव होगी फ्यूचर में, तो हमारे लिए क्या बन गई, एसेट्स। और नेक्स्ट है अनएक्रूड इनकम। अनएक्रूड इनकम वो इनकम होती है दैट यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड बट द वर्क हैज नॉट बीन अकॉम्प्लिश्ड विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम। समय के अंदर आपने उसका काम नहीं पूरा किया है लेकिन पैसा एडवांस में ले लिया है, तो अनएक्रूड इनकम क्या होगा, करंट लायबिलिटीज। बिल्कुल ठीक है, यानी आपका आंसर होगा सी, 18 का सी। नेक्स्ट देखें, इंटेंजिबल टेंजिबल नेट वर्थ मीन्स, थोड़ा इसे करेक्ट कर लें। दिस क्वेश्चन इज टेंजिबल नेट वर्थ। टेंजिबल नेट वर्थ वो है जो हमारी टेंजिबल एसेट से फॉर्म करते हैं। तो कैपिटल माइनस इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस इंटेंजिबल एसेट्स, यही आंसर है आपका। यानी आपने देखा होगा कि नेटवर्थ कैसे हम निकालते हैं। नेटवर्थ का फार्मूला होता है कैपिटल प्लस इंटरनल रिजर्व या रिजर्व एंड सरप्लस माइनस इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए बी, 19 क्वेश्चन का आंसर बी। और क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्विक एसेट्स इज, क्विक एसेट्स कौन सी होती है, क्विक एसेट्स कहिए या एसिड टेस्ट एसेट्स कहिए या मोस्ट लिक्विड एसेट्स कहें, सब एक ही होता है। तो करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक नहीं, करंट एसेट ये गलत है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेज। देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेज। तो 20th का ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। कंटिंजेंट लायबिलिटी देख लें, कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है। कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज which is not still liability that may arise in future or may not be arise in future। यानी कि कंटिंजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो फ्यूचर में अराइज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक। जैसे बैंक गारंटी है या कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट के अंडर में है, तो ऐसी लायबिलिटीज मे बी पॉसिबल दैट वुड अराइज इन फ्यूचर बट दैट इज नॉट एक्चुअल लायबिलिटी इन करंट, राइट। तो देखिए आंसर क्या है आपका, कंटिंजेंट लायबिलिटी इज करंट लायबिलिटी माइनस क्रेडिटर्स, बिल्कुल नहीं, अदर लायबिलिटीज बिल्कुल नहीं, लायबिलिटी में और मे नॉट बी अराइज, राइट। तो आपका आंसर होगा सी, 21 का सी आंसर है। कैश प्रॉफिट मीन्स, कैश प्रॉफिट का क्या मतलब हुआ, कैश प्रॉफिट मीन्स नेट प्रॉफिट माइनस डेप्रिसिएशन
नेट प्रॉफिट माइनस डिप्रिसिएशन, डबल ऑप्शन हो गया। प्रॉफिट माइनस डिप्रिसिएशन या ऑल ऑफ द अबव। देखो बच्चों एक बात ध्यान रखें, डिप्रिसिएशन इज वन ऑफ द नॉन कैश आइटम and some other non-cash expenses that may be debited to your profit and loss account. तो such type of non-cash items या expenses that has been debited to profit and loss account that is added back to the profit and loss account, that is added back to the net profit. net profit में उन्हें अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास कैश प्रॉफिट आ जाती है। या आप ये समझ लीजिए कि जो भी प्रॉफिट आपकी प्रेजेंट टाइम में है और डिप्रिसिएशन आपका पहले से माइनस हो चुका है तो उसे दोबारा ऐड कर लें। तो नेट प्रॉफिट प्लस डिप्रिसिएशन यानी ऑप्शन विल बी बी। नेट प्रॉफिट में आप डिप्रिसिएशन ऐड कर लो। यहाँ पर और तो नहीं दिया है, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो गया, प्रोविजंस हो गए, ये सभी नॉन कैश आइटम्स होते हैं दैट हैज़ बीन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट को कम कर देता है और प्रॉफिट नॉन कैश यानी कैश प्रॉफिट आपकी जो दिख रही होती है वो नहीं होती है, राइट। अब देखें क्वेश्चन नंबर 23, विच इज द इफेक्ट ऑफ नेट वर्थ इफ कंपनी इशूज बोनस शेयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखें जब कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। बच्चों एक बात ध्यान रखो, अगर बोनस शेयर इशू किया जाएगा तो सबसे पहले सोचो कहाँ से पैसा निकाला जाएगा और कहाँ पर पेमेंट किया जाएगा, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब आप देखिए व्हाट इज द इफेक्ट ऑन नेट वर्थ इफ कंपनी इशू बोनस शेयर। तो बोनस शेयर या तो अपने रिजर्व से निकालेगी तो रिजर्व कम हो जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगी। नेटवर्थ में अभी आपको हमने बताया कि कैपिटल और रिजर्व होते हैं, तो कैपिटल एंड रिजर्व, तो एक रिजर्व कम हुआ कैपिटल बढ़ गया या कैपिटल कम हुआ रिजर्व बढ़ गया, तो इससे आपके नेटवर्थ पर कोई भी प्रभाव पड़ता नहीं दिख रहा है। तो आपका आंसर होना चाहिए कांस्टेंट, यानी कि वो कांस्टेंट रहेगी, जितना है वही रहेगा। क्यों? क्योंकि रिजर्व कम करेंगे तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा और कैपिटल कम होगी, रिडेम्पशन होगा तो रिजर्व कम हो, कैपिटल कम होगी तो रिजर्व बढ़ जाएगा। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में कभी भी नेटवर्थ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए डेट्स सर्विस कवरेज रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको भी याद कर लीजिए सही ढंग से। डेट्स सर्विस कवरेज रेशियो इंक्लूड्स, डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या है, क्या शामिल करता है, ये देखिए। कैपेसिटी ऑफ नेटवर्थ, यूजेज ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, एबिलिटी टू मीट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, बस। डेट्स सर्विस कवरेज रेशियो, डेट्स मीन्स लोन, तो लोन को कवर करने के लिए हम क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए कि एबिलिटी टू मीट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, यानी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को क्या हम शोधन कर सकेंगे या नहीं, हम पेमेंट कर पाएंगे या नहीं, और अगर पेमेंट कर पाने की क्षमता है हमारे पास तो वही पता करने के लिए हम डेट सर्विस कवरेज रेशियो कैलकुलेट करते हैं। यानी आपका आंसर होगा सी, 24 का आंसर होगा सी। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट नेटवर्थ। नेटवर्थ आपको कैलकुलेट करना है। टोटल लाइबिलिटीज रुपीज दे रखा है 20 लाख, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी 5 लाख, करंट लाइबिलिटी 3 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख। तो बच्चों टोटल लाइबिलिटीज आपके पास कितना है 20 लाख, उसमें से 5 लाख रुपए आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी माइनस कर दो, अब कितना बचा 15 लाख। करंट लाइबिलिटी 3 लाख की है, उसे भी माइनस कर दो, अब कितना बचा 12 लाख। ठीक, और
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है 2 लाख। अभी आपको हमने बताया कि नेटवर्थ मीन्स कैपिटल एंड प्रॉफिट या रिजर्व एंड सरप्लस। तो कैपिटल अब आपके पास कितना हो गया 12 लाख और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 2 लाख। तो 12 लाख प्लस 2 लाख यानी टोटल कितना होना चाहिए 14 लाख। तो आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है बी। डियर स्टूडेंट्स, आपके 25th MCQs रिलेटिंग टू योर फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज completed and I expect you all to subscribe my channel and share to your friends। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो पहुँचे ताकि सभी लोग बेनिफिटेड हो सकें। आपको चैनल अच्छा लगता होगा तो इसे सब्सक्राइब करें और कोशिश करें अन्य लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।